अपने एग्जाम बूस्टर क्लासेस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं सी टेट के PYQ क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम सी टेट दिसंबर 2024 के हिंदी के पैसेज और पेडागॉजी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक और लिखित सांस्कृतिक परंपराओं की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है, क्योंकि यह वह विचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है तथा कुछ पुरानी चीज़ों को घटाती है, उनका स्वरूप बदलती है। चूँकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों को जारी रखने से पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति ना तो एकाकी होती है और ना उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है और ना उसका प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। 91 क्वेश्चन हैं। संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है? तो इसके ऑप्शंस हैं। शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, ये भी नहीं होगा। शिक्षा को धर्म से भी जोड़कर नहीं देखा जाएगा। जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, शिक्षा और संस्कृति हमेशा जोड़कर देखा जाता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, तो ये है आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? आदान प्रदान, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति और सांस्कृतिक कर्म। तो इसका कौन सा भिन्न है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति और सांस्कृतिक कर्म, ये तीनों तो सेम है, मगर ये आदान प्रदान है, ये आपका भिन्न है। तो अब क्वेश्चन नंबर 93 है। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है, ये तो हमने अभी पढ़ा है कि संस्कृति हमेशा प्रगतिशील होती है। फिर भी हम लास्ट तक ऑप्शन देखेंगे। संस्कृति में कुछ विशेषता उसका एकाकीपन है, कुछ में मुख्य विशेषता उसका एकाकीपन है, नहीं। संस्कृति में किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है, ये भी गलत ऑप्शन है। संस्कृति में गतिशीलता का अभाव होता है, नहीं, संस्कृति एक गतिशील है, तो संस्कृति हमेशा गतिशील होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें से कौन सा एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? संबंधित, सामाजिक, सृजनात्मक और विचलित। तो संबंधित में है इत प्रत्यय, सामाजिक, समाज प्लस एक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समाज प्लस एक, सामाजिक। 95 क्वेश्चन हैं। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, यह इस वाक्य से आशय है। इसके ऑप्शंस हैं। संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित होती है। संस्कृति देश में घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति समय और स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। संस्कृति देश और काल में अंतर करती है। तो इसका 95 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, संस्कृति समय और स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। अब क्वेश्चन नंबर 96 है। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? धर्म देता है, शिक्षा देती है, पुस्तकें देती हैं, या पर्यावरण देता है? तो पैसेज के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा। ठीक है, चलिए 97 क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? नहीं को हाईलाइट कर लो क्योंकि नहीं पूछा गया है। के लिए, की, तथा, से। तो इसके कारक चिन्ह है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संतान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का, की, के, रा, रे, रे, अधिकरण में पर विषय संबोधन हे, अरे, वो। तो इसमें कारक चिन्ह के लिए भी है, की भी है, से भी है, मगर ये तथा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है कि शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्योंकि
शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री क्यों है? वह परंपराओं को ज्यों के त्यों स्वीकारती है या वह मौजूद संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है? वह परंपराओं को ऋण रूप में देखती है या वह रीति रिवाज को की परिचायक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 98 का ऑप्शन नंबर 2, वह मौजूदा संस्कृति में नवीनता लाती है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा जाए? भौतिक कार्य के रूप में, आर्थिक कार्य के रूप में, राजनीतिक कार्य के रूप में या सांस्कृतिक कार्य के रूप में? तो शिक्षा को किस प्रकार के रूप में देखा गया है ऊपर पैसेज में? तो ऊपर पैसेज में देखा गया है शिक्षा को सांस्कृतिक कार्य के रूप में। चलिए अब हमारे पैसेज के जो गद्यांश के क्वेश्चन थे 91 से 99 वो हो गए हैं। अब चलिए हम पद्यांश के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। पद्यांश, आपका पद्यांश दिया है, छोटा सा पद्यांश है तो पद्यांश को भी पहले ही पढ़ लेते हैं और बहुत ही प्यारा सा पद्यांश है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां वारी वारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिखना से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। क्या बहुत बढ़िया पैसेज है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। पद्यांश में सिंहनाद शब्द से क्या आशय है? तो सम से समवेत स्वर, सिंह की गर्जना, ललकार या युद्ध स्वर। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, कहीं सिंहनाद तुम पढ़ो और सिंह की गर्जना लगा दो। सिंहनाद का आशय पूछा है ना कि इसका अर्थ पूछा है, तो सिंहनाद का आशय होगा ललकार, ललकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कलम आज उनकी जय बोल। पंक्ति में आशय क्या है, मतलब इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है, कहना क्या चाह रहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं, लिखने की अपेक्षा बोल का गुणगान किया जाए, जय जयकार के नारे लगाए जाएं, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, सभी के लिए प्रशंसा के शब्द लिखे जाएं। तो इसका सही ऑप्शन है देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 102 है, भिन्न शब्द समूह को पहचान करो। पूर्ण वेदी, लघुदीप, लाल शिखाएं, जला अस्थियां। तो इसमें से भिन्न शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जला अस्थियां, ये अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 103 है, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त होती है? पाखंड, विद्रोह, देश प्रेम, समाज सुधार या प्रकृति प्रेम। तो इस सीधे ही हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमें एक देशभक्ति की भावना झलक रही है, तो इसका पद्यांश का अभिव्यक्त भावना कौन सी अभिव्यक्त हो रही है? देशभक्त की। अब क्वेश्चन नंबर 104 है, छिटकाई जिनने चिंगारी। पंक्ति में रेखांकन शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिनने किसके बारे में किसने चिंगारी छिटकाई? किसने? स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक, अध्यापक या समाज सुधारक। तो छिटकाई जिनने चिंगारी, उसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, स्वतंत्रता सेनानी। क्वेश्चन नंबर 105 है, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। यह भाव किस पंक्ति में मुखरित होता है? तो यह किस में मुखरित हो रहा है? कलम आज उनकी जय बोल, ये तो गुणगान कर रहे हैं। किसी दिन मांगा नहीं स्नेह का मोल, ये भी नहीं। सहमी धरती रही अभी तक डोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। यानी कि निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। तो यही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही। ठीक है। अब ये हमारे गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम करते हैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है। 106 क्वेश्चंस हैं। 106वें क्वेश्चन है कि सामग्री की प्रावीणता किससे संबंधित है? वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर लाते हैं, अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी हुई गई सामग्री, या सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित और लिखित सामग्री, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा 104 का चौथा ऑप्शन, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 107 है, अपूर्णा कक्षा 5 के विद्यार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण के प्रत्येक ध्वनि, शब्दों, फिर वाक्यों को सुनना शामिल है।
वह श्रवण अधिगम के किस उपागम या युक्ति में विश्वास रखती है? तो श्रवण के उपागम है अधो शीर्षमुखी उपागम, या बॉटम अप, या बॉटम डाउन। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। या यह ना तो टॉप डाउन है और ना ही बॉटम अप उपागम है। यह शीर्ष अधोमुखी उपागम है, यानी कि टॉप डाउन। यह अधो शीर्षमुखी उपागम है, बॉटम डाउन, या टॉप डाउन या बॉटम डाउन, दोनों उपागम है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, यह बॉटम अप यानी कि अधो शीर्षमुखी उपागम है। अब क्वेश्चन नंबर 108 है। 108 है, इसमें कहा गया है कि भाषा अधिगम में सामग्री सिस्टमिक दक्षता क्या है? सिस्टमिक दक्षता क्या है? तो इसके ऑप्शन है इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं, इस बात की को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, या इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरण व्यवस्था है, या इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति दृष्टा यह प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो ऑप्शन है इसके वैज्ञानिक प्रयुक्ति, राजनीतिक प्रयुक्ति, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति, या फिर कानूनी प्रयुक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 110 करते हैं। कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री कहानी के रूप में देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? तो इसके ऑप्शन हैं चित्रों को समझने की क्षमता प्रदर्शित करना, चित्रों के माध्यम से कहानी को मन में कहना, कल्पना कर पाना, चित्रों की सराहना करना, या पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। तो इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 111 है शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? मतलब जो शिक्षार्थी अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहेंगे? निर्णात्मक परीक्षण, पोर्टफोलियो, सतत साग्रहिक आकलन और निपुणता आकलन। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो में आपका बच्चे का पूरा शुरू से लेके लास्ट तक सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाता है? रिसेप्ट जो ग्रहणशील हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो श्रवण और पठन। पहला ऑप्शन श्रवण पठन, श्रवण लेखन, पठन और बोलना और लेखन। तो इसका सुबोपाली, इसकी ट्रिक है सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसके जो रिसेप्टिव हैं उसका सही जवाब हो जाएगा श्रवण और पठन। ये ग्रहण कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रवण और पठन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 113 है बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? यह ना तो यांत्रिक है और ना ही समकलनात्मक या यांत्रिक, दोनों प्रकार की प्रेरणा, या समाकलनात्मक प्रेरणा या यांत्रिक प्रेरणा।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यांत्रिक प्रेरणा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से 113 का हो जाएगा चांद। 114 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? हिंदी, तमिल, सांस्कृतिक और संस्कृत और तेलुगु। तो इसका कौन सी भाषा सांस्कृतिक भाषा नहीं है? ऑप्शन है हिंदी, तमिल, संस्कृत या तेलुगु। तो संस्कृत भाषा इसमें से कौन सी नहीं है बताओ? तो इसका सही ऑप्शन है संस्कृत भाषा हिंदी नहीं है, तमिल, संस्कृत और तेलुगु तीनों सांस्कृतिक भाषाएं हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ना, और उसी के जब नेगेटिव पूछा है तो हमें नेगेटिव ही आंसर खोजना होगा, ऑप्शन खोजना होगा। ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन है फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुषंगिक किया गया है फ्रेंच भाषा को। जी नहीं, फिर भी हम लास्ट तक ऑप्शन देखेंगे। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन, ये सही है, ये गलत है पहला ऑप्शन। और त्रिभाषा सूत्र के संबंध के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, ये भी सही है। विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये भी सही है। यानी कि गलत पूछा गया था, तो हमारा गलत नेगेटिव ही क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। तो हमारा नेगेटिव ऑप्शन फर्स्ट है, फ्रेंच को अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुषंगिक किया गया है, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? युक्तिपरक दक्षता या घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान या व्याकरण परक ज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 117 है कि कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्य करते हैं? रेगिस्तान और उसकी जलवायु पर स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा और अच्छा कार्य नहीं है? क्या यह एक अच्छा कार्य या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। तो ऑप्शन है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि इससे संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है, लेकिन उनके पास बोलने के लिए सामग्री है, इसलिए उनके पास बोलने की सामग्री है। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है, यह रेगिस्तान है। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को बोली के बारे में सही है? तो सही देखना है। कभी कभी भाषा सामाजिक समूह के लोग को एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं, तो ये तो सही है। भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, ये भी सही है। भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। एक भाषा में विभिन्न बोलियां बोलने वाली दूसरी बोली बोलने वालों की बात समझ पाते हैं, ये भी सही है। बोली एक बड़ी श्रेणी है, नहीं, ये बोली एक छोटी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी है, ये ऑप्शन आपका गलत है। बकाया ये तीनों ऑप्शन सही हैं, मगर पूछा हमसे सही वाला था। तो इसमें पिछले जब आंसर की आई थी तो उन्होंने इसको सभी को मार्क्स दे दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सही की जगह सही नहीं होता, तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 119 है,
क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समन्वित करता है? तो यह एक आलेख या आर्टिकल लिखना, रोल प्ले, विदग्ध कार्य या परियोजना कार्य। तो 119 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परियोजना कार्य। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? तो संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग के योग्य बनाना, और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा अपने नियमों की ओर दिलाना। ऑप्शन है सचेतना जागृत करना, स्कीमा का सृजन, या निगमनात्मक विधि, या खोजबीन विधि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सचेतना जागृत करना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 100 हिंदी की क्वेश्चंस पूरे। थैंक यू सो मच।